नमस्कार, आरपीएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो ये हम होम साइंस के वीडियो में आज हम टेक्सटाइल शुरू कर रहे हैं। टेक्सटाइल जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ा था, तो वो फूड एंड न्यूट्रिशन की ब्रांच में आता है। तो आज हम कुछ टेक्सटाइल के भी टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉटन से, लेकिन कॉटन पर डिस्कस करने से पहले टेक्सटाइल का मतलब समझ लेते हैं। टेक्सटाइल का मतलब वस्त्र विज्ञान, यह भी होम साइंस की यानी कि गृह विज्ञान की एक शाखा होती है। वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान इसके तहत हम कपड़ों के क्वालिटी के बारे में, रेशों के बारे में, धागों के बारे में चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे हैं, करेंगे। ठीक है। और तो पहला है यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि वस्त्र क्यों इम्पोर्टेंट है। इतना तो आपको पता ही है। आदि मानव पहले कैसे होते थे, पत्ते वगैरह वगैरह पहन के अपने शरीर को ढका करते थे। ठीक है। और जैसे जैसे संस्कृति डेवलप हुई, समाज डेवलप हुआ, तो उन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट किया। तो ये वस्त्र का एक इतिहास है। पहले मनुष्य किस अवस्था में रहता था? नग्न अवस्था में। उसके बाद उसने शिकार करना शुरू किया, जानवरों को मारा और फिर जानवरों की खाल से उसने कुछ उनकी चमड़ी वगैरह पहनी, खाल वगैरह का यूज़ किया। फिर उसने खेती करना स्टार्ट किया, तो उसने चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखा। उसने भी देखा कि ये लोग कैसे कैसे करते हैं, रेशों की तरह, प्राकृतिक रेशों के ज़रिए कैसे चिड़िया अपना घर बनाती है। तो क्योंकि जब कृषि आई, कृषि व्यवस्था प्रारंभ हुई, तो इनका भी दिमाग, मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था शुरू की। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या है, जब वर्ण की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन सामाजिक व्यवस्था का जब विस्तार हुआ, तो उस व्यवस्था और अच्छी होने लगी। व्यक्ति कपड़े अच्छे से पहनने लगा, ढंग से रहने लगा, तन ढकने लगा। और फिर मशीनीकरण ने आके इस चीज़ को व्यापक स्तर पर व्यापार के रूप में चालू कर दिया। ठीक है, मशीनीकरण। तो ये तो एक जनरल वे में हमने पढ़ा कि क्या वस्त्र का इतिहास रहा है, ये उसकी हिस्ट्री है। ठीक। अब नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस किस मायने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या करता है, वस्त्र हमें वर्षा से, धूप से बचाव करता है। ठीक है, मौसम से सुरक्षा करता है, जंगली जानवरों से सुरक्षा करता है। तो इन सब वजह से क्या हुआ कि वस्त्र की उत्पत्ति होती गई। और इसके अलावा भी इसके 3 सिद्धांत दिए गए हैं, 3 थ्योरी दी है। साइकोलॉजिकल थ्योरी के बेस पे वस्त्रों के रूप में, वस्त्रों के जो सिद्धांत दिए गए हैं परिधानों को लेके, वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वस्त्र के सिद्धांत भी हैं। ये तो हमने इतिहास पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी। जल्दी जल्दी पढ़ें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको समझाने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए हम उसको आगे बढ़ते हुए इसके सिद्धांतों को भी देख लेते हैं जल्दी से। वस्त्र के 4 सिद्धांत हैं। पहला आता है आपका लज्जाशील सिद्धांत। लज्जाशील सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडेस्टी। मॉडेस्टी क्या है, जब व्यक्ति को शर्म आने लगी, समाज में रहा, उसको शरीर ढकने की इच्छा हुई, तो वो क्या किया, उसे शर्म का एहसास हुआ, लज्जा आई, तो उसने वस्त्र पहनना शुरू किया। और मॉडेस्टी एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, अब अपने अपने जाति, प्रदेश या देश के साथ बदलता रहता है। यानी कि ये हर शब्द जो है जगह जगह के हिसाब से बदला जाता है, पर इसका अनुसार कि व्यक्ति अपने लज्जा के कारण वस्त्र पहनना स्टार्ट किया। दूसरा है इमोडेस्टी। इमोडेस्टी का अर्थ होता है कि अलज्जाशील, लज्जाहीन सिद्धांत। कुछ सोच ऐसी रहती है कि जिस कपड़े पहनने में से वह अपने शरीर को ढकता नहीं है, बल्कि उन अंगों को ढककर दूसरों को आकर्षित करना, मतलब स्पेशल एरिया को ढकना, ताकि दूसरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये इमोडेस्टी का सिद्धांत, मतलब लज्जाशील के अपोजिट इसमें सिद्धांत चलते हैं। अट्रैक्ट करने के लिए उसी हिस्से को ढांकना जिससे व्यक्ति का आकर्षण बढ़े। फिर नेक्स्ट इसमें आता है सुरक्षात्मक सिद्धांत। ये तो जनरल व्यू है कि हम जंगली जानवरों से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए क्या करते थे, कपड़ों का प्रयोग करने लगे, सुरक्षात्मक सिद्धांत।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा आपका सजावट सिद्धांत, सजावटी सिद्धांत। इसको आमतौर पर क्या है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सजने संवरने के चलते ही उसने वस्त्र धारण किया होगा। शरीर की ज़रूरत के अलावा जो भी पहना जाता है वह सिर्फ अपने आप को सजाने के लिए होता है। वस्त्र तो आपको सिर्फ ढाकता ही है, लेकिन वस्त्र के अलावा भी इंसान एक्स्ट्रा कुछ कपड़े पहन लेता है, गहने पहनता है, ज्वेलरी यूज पहनता है, तो क्या होता है कि वो भी सजावट के सिद्धांत में आ जाता है। तो वस्त्र की 3 थ्योरी होगी, लज्जाशील, इमोडेस्टी, मॉडेस्टी, सुरक्षात्मक और सजावटी सिद्धांत। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे है रेशा। तो हमारा टॉपिक है रेशा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रेशा क्या है। आपने अभी भी जो कपड़े पहने होंगे तो वो धागों से निर्मित रहते हैं, इतना तो हमें पता है। जो धागे होते हैं, धागों से ही आपके वस्त्र बने होते हैं, ठीक है। तो धागों से वस्त्र बने होते हैं, यानी कि जैसे आप कॉटन का कपड़ा पहनते हो, रेशम का कपड़ा पहनते हो, पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हो, ठीक है। कई तरह के आप कपड़े पहनते हो ना, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग गुण वाले कपड़े पहनते हो। तो उसी तरह जब आप एक जनरल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने कॉटन का सूती कपड़ा पहना है, और सूती के कपड़े में आप देखते हो कि धागों से, कई सारे धागों की जब एक रचना बनती है, संरचना, तो अब एक कपड़ा बनता है। अब वो कपड़े को क्या डिज़ाइन दिया गया है, कि वो सूट बन गया है, कि साड़ी बन गया है, कि वो पैजामा बन गया है, कि पैंट बन गया, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम बेसिकली उसकी एकदम निम्न चीज़ को, मतलब उसकी सूक्ष्मतम चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आप धागा देख रहे हो ना, उस धागे को भी अगर उसे अलग करके देखोगे, जैसे ये धागा है आपका, इसको भी अलग करके देखोगे तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं दिखती हैं, रेशे टाइप के, हल्के हल्के रोए टाइप में। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके रेशा कहलाते हैं, तंतु, जिसे हम तंतु कहते हैं और रेशा दोनों शब्द को यूज़ करते हैं। तो धागा की जो सबसे छोटी संरचना होती है वो है रेशा, अर्थात तंतु, ठीक है। इस प्रकार क्या क्लियर होता है कि जो तंतु होता है या रेशा होता है, रेशा या तंतु, इनके मिलने से, जब ये रेशा तंतु के आपस में बॉन्डिंग की जाती है, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है, तब जाके क्या बनता है, एक धागा बनता है, एक धागा बनता है। और जब कई सारे धागों को आपस में एक पैटर्न के थ्रू जोड़ा जाता है, जैसे ताना बाना, इसके ज़रिए जोड़ा जाता है ना, तो इसके ज़रिए जब जोड़ा जाता है तो आपका एक कपड़ा बनता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैब्रिक, फैब्रिक। और अब ये कपड़ा बन गया, अब वो आपके पहनने योग्य कपड़ा बनता है, जिसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ बन गई, गारमेंट वगैरह, जैसे कि आपने पैंट बना लिया, शर्ट बना लिया, सूट बना लिया, जीन्स बना ली, वटेवर, जब जो भी आपने बनाया इस कपड़े से, वो जो बन गया वो आपका फाइनली कोई डिज़ाइनर कपड़ा बन गया, ठीक है। तो रेशा और तंतु से बनता है आपका धागा, और धागे से बनता है कपड़ा, और कपड़े से गारमेंट, जो आप पहनते हो अच्छे अच्छे कपड़े, ठीक। तो इसके बाद क्या है कि इसीलिए एक थ्योरी कही जाती है कि फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक इसी को बोला जाता है। फाइबर जो कि रेशा और तंतु से लेकर जो कपड़े की जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसे बोलते हैं फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशा से लेकर कपड़े तक की यात्रा, मतलब ये पूरी प्रोसेस होती है, तब आपका एक कपड़ा बनता है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं रेशे का वर्गीकरण। अभी जैसे आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि वस्त्र विज्ञान, इसमें ये टॉपिक है हमारा। वस्त्र विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, ये हमारा सब्जेक्ट में आता है, मतलब कि होम साइंस का एक पेपर है। रेशा या तंतु पहले बनता है, फिर दूसरे नंबर पे आपका सूत या धागा बनता है, तीसरे नंबर पे आपका कपड़ा बन जाता है, एंड फाइनली चौथे नंबर पे आपका वस्त्र बनता है जो आप पहनते हो। अब हमें डिस्कस करना है रेशे का वर्गीकरण। रेशे का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया है। किस आधार पे? एक है लंबाई के आधार पे और दूसरा प्राप्ति के आधार पे। जो ये रेशे होते हैं, कुछ रेशे होते हैं जो कि छोटे होते हैं साइज़ में, कुछ रेशे होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में, और एक
फिलामेंट लंबे फॉर्म में होते हैं। तो जो रेशे छोटे होते हैं वो स्टेपल कहलाते हैं, छोटे रेशे स्टेपल, और जो लंबे रेशे होते हैं वो फिलामेंट कहलाते हैं। हम आगे इसको यहाँ पे ब्लैंक पेज पे डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, ये लंबाई के आधार पे हम डिस्कस कर रहे हैं। रेशे का वर्गीकरण दो आधार पे होता है। पहला आधार क्या है आपका, लंबाई के आधार पे। तो पहले हम लंबाई वाला ही डिस्कस करते हैं। लंबाई के आधार पे एक होता है, लंबाई दो तरह की होगी, एक लंबा एक छोटा। तो जो लंबा होता है और जो एक छोटे आकार का होता है जिसे कहते हैं लघु। ठीक, तो जो लंबे आकार का रेशा होता है, रेशे को बांट रहे हैं हम, रेशे को लंबाई के आधार पे। तो रेशा जो लंबा आकार का होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट, ये टर्म अक्सर पूछा जाता है कि फिलामेंट क्या होता है, किस आकार का होता है। तो फिलामेंट दीर्घाकार का होता है, यानी कि लंबा रेशा दीर्घाकार। ठीक, और ये क्या होता है, लंबा रेशा होता है, प्लस इसको हम किस में मेज़र करते हैं, अगर जब हम इसे मापते हैं, इसकी जो इकाई होती है वो होती है आपकी मीटर में। इसे हम मीटर में नापते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, 300 मीटर। ठीक है, तो जो फिलामेंट होता है उसे मीटर में मापा जाता है। रेशम, रेशम और सभी कृत्रिम रेशे, और सभी कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। अर्थात वो कैसे होते हैं, लंबाई में बड़े होते हैं। जो फिलामेंट होते हैं वो लंबाई में बड़े होते हैं। इसका उदाहरण देखा जाएगा तो रेशम, और रेशम के साथ सभी जो कृत्रिम रेशे होते हैं, मतलब कि ह्यूमन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाए गए रेशे होते हैं, वो क्या होते हैं, या कंपनी के जैसे फैक्ट्री में बनाए गए रेशे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, आकार में फिलामेंट होते हैं। तो ये आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। रेशम जो होता है उसके जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं, और जो लघु होते हैं, लघु रेशों को हम क्या कहते हैं, स्टेपल। लघु रेशों को हम स्टेपल कहते हैं। ठीक है, तो स्टेपल कौन कौन से होते हैं, स्टेपल होते हैं रेशम को छोड़ के, क्योंकि रेशम तो फिलामेंट है, तो रेशम को छोड़ के सभी, रेशम नहीं होता है क्योंकि रेशम तो कृत्रिम है, इसको छोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं सभी प्राकृतिक रेशे। जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं, मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, फैक्ट्रियों में से या केमिकल के थ्रू नहीं बन के आते, वो सभी प्राकृतिक रेशे स्टेपल कहलाते हैं। ठीक है, स्टेपल कहलाते हैं। इनको किस में मापा जाता है, इनको इंच में मापा जाता है। इंच में इसे मापते हैं, और इनकी लंबाई कितनी होती है, आधे इंच से लेकर 15 इंच तक इनकी लंबाई होती है। आधा इंच से लेकर 15 इंच तक इनकी लंबाई होती है, किसकी, स्टेपल की। तो एक बार फिर से देखते हैं, रेशे का वर्गीकरण किया गया है। रेशे को दो तरह से बांटा गया है। एक है लंबाई के आधार पे, दो तरह के होते हैं, फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट दीर्घाकार, मतलब लंबा रेशा जो होता है उसे फिलामेंट कहते हैं, और जो छोटे रेशे वाले होते हैं उन्हें स्टेपल कहते हैं। ठीक है, और जो फिलामेंट होता है उसे मीटर में मापते हैं, जबकि जो लघु रेशा होता है, स्टेपल होता है, उसे इंच में मापा जाता है। इंच में ये आधे इंच से लेकर 15 इंच तक इनकी लंबाई, मतलब 15 इंच से ज़्यादा इनकी लंबाई नहीं होती है, जो स्टेपल होते हैं। और कौन कौन से फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट। प्राकृतिक रेशों की बात की जाए तो प्राकृतिक रेशे वह रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, जो कि फैक्ट्री में नहीं बन रहे हैं, जो कि केमिकल के थ्रू नहीं बन रहे हैं, और ना ही इसे मानव निर्मित हैं, तो वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। तो प्राकृतिक रेशों में सिर्फ रेशम ही एक मात्र ऐसा है जो फिलामेंट है, अर्थात जिसका रेशा लंबा होता है, लंबा रेशा होता है। और सभी कृत्रिम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। ठीक, और लघु रेशे की बात की जाए, अर्थात जो लंबाई में छोटे होते हैं, स्टेपल कहलाते हैं। ये स्टेपल
सभी प्राकृतिक में लेकिन रेशम को हटा देंगे क्योंकि रेशम फिलामेंट है, लंबे रेशे वाला है। तो लघु के अंतर्गत जो सभी प्राकृतिक रेशे होते हैं एक्सेप्ट रेशम को छोड़ करके, वो सभी लघु स्टेपल में आते हैं, लघु में आते हैं अर्थात स्टेपल में आते हैं, और इन्हें इंच में मापा जाता है। इतना क्लियर? अगर नहीं क्लियर रहेगा तो एक बार सुनने के बाद आप इससे फिर से पढ़ो, ठीक है? फिर से सुनो और उसके बाद अगर अपने नोट्स आपने कुछ बनाया उसको पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। या बुक रीडिंग या क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। तो इसमें फिर क्या है, अभी हम पढ़ रहे थे फिलामेंट रेशा। तो फिलामेंट रेशा में भी 2 टाइप्स के और होते हैं। वो क्या है आपका, एक होता है उसमें एक रेशीय, ठीक है, मोनोफिलामेंट, और दूसरा होता है बहुरेशीय। ये फिलामेंट में होते हैं क्योंकि छोटे छोटे रेशे हैं तो वो और डिवाइड नहीं होंगे, वो इतने छोटे पहले से हैं इंच भर के, अब उसमें और क्या डिवीजन होगा, और कितना उसे बांट सकते, तो वो नहीं रहता। फिलामेंट लंबे धागे होते हैं। अब उनको 2 बार में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया। एक है एक रेशीय और दूसरा है बहुरेशीय। एक रेशीय में क्या होता है, एक ही प्रकार के लंबे रेशे होते हैं। इसमें क्या है, एक ही प्रकार के, इसमें जो रेशे होते हैं वो एक ही प्रकार के रेशे होते हैं। जबकि बहुरेशीय का मतलब मल्टी फिलामेंट, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे होते हैं। इसमें एक रेशे का मतलब कि एक ही तरह के रेशे, और बहुरेशे मतलब अलग अलग तरह के रेशे इसमें मिले होते हैं फिलामेंट में, जिन्हें हम मतलब कहने का कि हम अलग अलग रेशों को आपस में जोड़ते चले जाते हैं और आपका बहुरेशे मतलब फिलामेंट बन जाता है, जिसमें अलग अलग जोड़ के जरिए अलग अलग क्वालिटी के रेशे जुड़े होते हैं, वो आपका फिलामेंट होता है, ठीक, बहुरेशीय फिलामेंट। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ये तो आपका रिवीजन हो गया। तो अब हमारा टॉपिक हमने कितना डिस्कस किया, वस्त्र विज्ञान, टेक्सटाइल को कहते हैं रेशा या तंतु, जिससे हम धागा बनाते हैं या सूत बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है कपड़ा बनता है, ठीक है, कपड़े से फिर हम फाइनली जो हमको जिस तरह का कपड़ा पहनना है उस तरह के हम वस्त्र बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। फिर उसके बाद रेशे का वर्गीकरण लंबाई के आधार पे और प्राप्ति के आधार पे। लंबाई के आधार पे हमने डिस्कस किया फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट कैसे होते हैं, फिलामेंट लंबे होते हैं और स्टेपल छोटे होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, फिलामेंट का उदाहरण है रेशम। प्राकृतिक रेशों की बात की जाएगी तो रेशम इसका उदाहरण है, और सभी कृत्रिम रेशे फिलामेंट ही होते हैं क्योंकि वो फैक्ट्रियों में लंबे लंबे बनाए जाते हैं। और स्टेपल जो होते हैं ये हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए छोटे होते हैं। तो सभी जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, सभी प्राकृतिक क्या होते हैं, वो स्टेपल होते हैं। और इन्हें किस में मापा जाता है, इन्हें सब इंच में मापा जाता है, और फिलामेंट को मीटर में मापा जाता है। फिलामेंट एक रेशे और बहुरेशीय होते हैं। एक रेशे मतलब एक ही प्रकार के रेशों से बना होता है फिलामेंट से, और बहुरेशीय अलग अलग प्रकार के रेशों को आपस में जोड़ करके बहुरेशीय बना दिया जाता है, बहुरेशीय फिलामेंट, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें बेस पे डिवाइड किया गया है प्राप्ति के आधार, प्राप्ति अर्थात स्रोत के आधार पर, कि अर्थात हमें कपड़े या जो हम धागे बना रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, जहाँ से बनाते हैं। तो एक हम प्राकृतिक रेशा हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक रेशम प्राकृतिक है, रेशम प्राकृतिक है, और कृत्रिम। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहले प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। तो प्राप्ति के आधार पे 2 प्रकार के हुए, आपका प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है वो आपका क्या है, प्राकृतिक रेशा है। प्रकृति से मतलब जिसके लिए इंसान मशीनों के जरिए काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हमें नेचर से मिल रहा है, प्रकृति हमें दे रही है, बस हम उसमें थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करके उसको रेशा बना लेते हैं और अपने यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका क्या है, पहला वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे, वानस्पतिक स्रोत। दूसरा जानतों का मतलब होता है जंतु से प्राप्त होने के आधार पर रेशे। और खनिज,
जिनसे खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे। ठीक है, तो वानस्पतिक, जंतु और खनिज। तो वानस्पतिक के उदाहरण क्या हैं? जो हमें पेड़ पौधों के जड़िए जो मिलते हैं, रेशे बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम वानस्पतिक रेशे, यानी कि ये स्रोत के आधार पे हैं। वनस्पति जगत से प्राप्त स्रोतों के आधार पे रेशों का निर्माण किया जाता है। अब ये क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीज से बनता है, उनके तने से बनता है, उनकी पत्तियों से भी बनता है। तो यहाँ पे उनको भी अलग अलग बांटा गया है कि किसके पत्तियों का यूज करते हैं और किसके हम तने का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो वनस्पति जगत होता है इन सभी में क्या होता है? सेल्यूलोज, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट में। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था ना कि सेल्यूलोज होता है जो कि पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका पाचन शरीर में नहीं होता है, या क्या करता है, या आंत की क्रमानुकुंचन गति को तेज करता है ताकि मल शरीर के बाहर आसानी से निकल जाए, और कब्ज की समस्या को दूर करता है। तो सेल्यूलोज एक रेशेदार पदार्थ होता है। ठीक, तो सेल्यूलोज से वनस्पतियों में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। इसलिए वानस्पतिक जगत के जो प्राप्त जो हमें स्रोत हैं उसके आधार पे जो सेल्यूलोज होता है उसी के जरिए तंतुओं को बनाया जाता है, अर्थात धागों को निर्माण होता है रेशों का। तो पहले हम बीज की कैटेगरी में देखते हैं। तो बीज में आपका आता है कपास और कपोक। ठीक है, कपास और कपोक। बीज से क्या हुआ आपका? कपास। कपास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉटन। और क्या कहते हैं? सूती कपड़ा। ठीक है, तो कपास और कपोक। कपोक, कपास कपोक, इससे कपड़े नहीं बनते। जो कपोक होता है ना, इससे कपड़े नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐंठन नहीं होती है। जो पेड़ होते हैं, कपास का पेड़ होता है, कपोक का पेड़ होता है, तो उसके बीज से इसका निर्माण किया जाता है, कपड़ों का निर्माण किया जाता है, रेशों का। लेकिन कपोक से कपड़े नहीं बन पाते क्योंकि इनमें ऐंठन नहीं होती है। ठीक है, ऐंठन नहीं होती है। फिर नेक्स्ट तना। तना में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि तने में आता है आपका लीनन, हेम्प, जूट, सन, रेबी। ठीक है, आदि। यहाँ पे हम जूट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है। लिनन इम्पॉर्टेंट है, लिनन। ठीक, और रेमी के बारे में क्या है कि जो रेमी होता है ये नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। किसके पौधे से? नेटल के पौधे से। चाइना ग्रास। तो क्वायर, इसमें तने में क्या आता है? तने में क्वायर भी आता है, COIR, क्वायर, जिसे कोयर भी कहते हैं। ये क्या होता है? जो को सीड बम में काउंट करते हैं। ठीक है, जो क्वायर क्या होता है? जो नारियल होता है ना, नारियल की खोल जटा जैसी, तो वो क्वायर होते हैं। ठीक, वो क्वायर होते हैं, वो भी तने से यूज होते हैं। फिर कभी कभी पत्तियाँ होती है ना, पत्ती के बारे में पत्ती से भी पढ़ेंगे कि पत्तियों के से भी रेशे हमें प्राप्त होते हैं। अब इसको हटा दें क्योंकि बहुत पच हो गया है। पत्ती से क्या है? पत्ती से पीना और सीसल। पत्ती से पीना और सीसल। पीना किससे प्राप्त होता है? अनानास से। अनानास। ठीक है, अभी हम इनके बारे में डिटेल में बहुत एक एक वीडियोस बना के डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम बेसिकली इसको समझ रहे हैं कि बस जनरल वे में कि वनस्पति जगत से बीज, तना, पत्ती, इनसे भी रेशे बनाए जाते हैं। तो बीज कौन कौन सा होता है? बीज होता है कॉटन नहीं, कपास। कॉटन और कपास सेम है, बस हिंदी लिख रही हूँ। कपास और कपोक, ये आपके बीज से बनाए जाते हैं। कपोक में ऐंठन नहीं होती है, इस वजह से इसमें वस्त्र नहीं बन पाते हैं। फिर तना में क्या आता है? तना में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में ज़्यादा कपड़े बनते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिनन, कोयर,
हेम्प, रेमी, जूट, ठीक। और आपका पत्ती से क्या आया, पत्ती से पीना और सीसल। अब नेक्स्ट हम जंतु से प्राप्त होने दूंगे। तो जंतु से क्या क्या मिलता है हमें, जंतु से हमें एक मिलता है रेशा ऊन का और एक मिलता है सिल्क। तो ऊन किससे मिलता है, भेड़, बकरी, इन सब से मिलता है। और सिल्क क्या है, वो एक कोकून नाम के कीड़े से मिलता है, ठीक है। और खनिज, खनिज के बारे में पढ़ेंगे तो सोना, चांदी, एस्बेस्टस, तो इसमें कई सारे आते हैं। और प्लास्टिक, नायलॉन, ये सब भी है। धातुओं से, जैसे ये सोना चांदी है तो क्या होता है, जरी की कढ़ाई की जाती है ना, जरी, गोटा। तो इस सोने और चांदी के तार से कढ़ाई जो की जाती है, जो बड़े बड़े घरों में, बहुत बड़े घरों में पहने जाते हैं, लोग पहनते हैं, तो वो सोने चांदी के तारों से उसकी क्या कहते हैं, स्टिचिंग करवा लेते हैं, जरी का काम करवाते हैं। तो वो आपके खनिज कपड़े भी बनते हैं धागे के, कढ़ाई वगैरह में। और एस्बेस्टस क्या होता है, जो आग अग्निरोधक होते हैं, मतलब जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, जो आग को बुझाने के लिए जाते हैं, तो वो एक कपड़ा पहने रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो भी एक एस्बेस्टस का बना होता है, मेटल का बना होता है। तो वो भी एक धातु का बना, खनिज का बना कपड़ा होता है। तो इससे भी इस तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। स्पेशली कैसे, अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते हैं जिनमें आग ना लग पाए, अग्निरोधक वस्त्र बनाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि 750 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इतने गर्म, इतने ऊंचे ताप पर भी ये पिघलते नहीं हैं, इतने ऊंचे ताप पर भी। और ये क्या होते हैं, उत्तम श्रेणी के क्रिसोलाइट भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है, एस्बेस्टस क्या होता है, अग्निरोधक होता है, जो आग बुझाने वाले लोग पहनते हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं कृत्रिम रेशे के प्रकार में। कृत्रिम रेशा, ये तो हमने प्राकृतिक पढ़ा, जो प्रकृति से मिल रहा है, जैसे वनस्पति से, जंतु से और खनिज से। अब पढ़ेंगे इसमें कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशे में क्या है, कृत्रिम रेशे में आता है जो कि मैन मेड है। तो मैन मेड रेशे कौन से हैं, वो है आपका रेयॉन, जिसमें 3 कैटेगरी है रेयॉन की, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम, विस्कोस। और जो लियोसेल हैं उनको, और इसे रेयॉन को लियोसेल भी बोलते हैं, LYOCELL, लियोसेल भी बोलते हैं। फादर ऑफ रेयॉन क्या है, कौन है, तो ये जनरल पूछा जाता है कि फादर ऑफ रेयॉन, क्योंकि रेयॉन एक मैन मेड फाइबर है, मनुष्य के द्वारा निर्मित फाइबर है। तो काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, इन शॉर्ट इसको हम बोल सकते हैं चार्डोनेट। रेयॉन के फादर कौन है, जनक कौन है इसको बनाने वाले, चार्डोनेट, फादर ऑफ रेयॉन चार्डोनेट। रेयॉन को लियोसेल भी कहते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरी होती है, एक है नाइट्रोसेल्यूलोज, दूसरा कुप्रामोनियम और विस्कोस। इसको थोड़ा हम ब्लैंक पेज पे डिस्कस कर लेते हैं जी। तो पहला है इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज, सेलुलोज किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, मतलब कि पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। अब यहाँ पे नाइट्रो जोड़ा है, यानी कि सेलुलोज और नाइट्रोज, मतलब कि वनस्पति के कुछ तत्वों का यूज इसमें किया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या फैक्ट है जो आपको याद करना है। 1884 में, 1884 में एडमर्स ने, जॉर्ज एडमर्स ने क्या किया था, सेलुलोज किससे प्राप्त होता है, वनस्पतियों में होता है। जो पादप जगत और जंतु जगत की कोशिका पढ़ी होगी, तो पादप जगत की जो कोशिका होती है, पादप कोशिका, उसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो सेलुलोज और नाइट्रोजन, हिंदी में लिख दे रहे हैं, और नाइट्रोजन प्लस सल्फर। तो 1884 में जो एडमर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज एडमर्स, साइंटिस्ट या उनको कह सकते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का काम करते रहते होंगे, कपड़े वपड़े टेक्निकल। तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया, सेलुलोज के साथ नाइट्रोजन, मतलब जो पेड़ों से प्राप्त होने वाली
प्रोटीन थी, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट था, सेलुलोज में नाइट्रोजन को मिला दिया और सल्फर को मिला दिया। तो इससे क्या इन्होंने नया तत्व बनाया, नाइट्रोसेलुलोज। ये मैन मेड में आपका पहला आता है नाइट्रोसेलुलोज। इसकी ड्रॉबैक क्या थे, मतलब इसकी हानि क्या थी, ये अधिक खर्चीला था। इसके जो कपड़े बनते थे वो बहुत खर्चे, क्योंकि इसको बनाने में टेक्निक बड़ी महंगी लग रही थी, तो इसके जो कपड़े बनते थे वो भी बहुत महंगे होते थे, इसलिए ये नहीं चला। फिर इसमें सेकंड आया कुप्रामोनियम। कुप्रामोनियम, अब ये लास्ट का वर्ड देखिए जी, तो ये कैसे मिला हुआ है, अमोनियम से। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो कुप्रामोनियम क्या है, 1890 में, 1884 में वो है नाइट्रोसेलुलोज, फिर 1890 में डेसविजिल ने, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, तो डेसविजिल ने क्या किया, एक अमोनिया सिल्क बनाएगा। अमोनिया इसके लास्ट में नाम है ना, तो उसी को आप देखिए, अमोनिया सिल्क भी इसको कहते हैं, अमोनिया सिल्क इसको नाम दिया। इसने क्या किया, इसमें सेलुलोज को मिलाया, क्योंकि वनस्पति जगत की प्रोटीन थी, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज को मिलाया, प्लस इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है NaOH, और उसके बाद सोडा मिलाया, सोडा ऐश मतलब राख को मिलाया, इनको साथ में उबाला, और फिर उसके बाद क्या है, अमोनिया सिल्कों को बनाया। ठीक है, तो ये भी क्या था, ये भी महंगा था, क्योंकि जिसको बनाया इतनी सारी टेक्निक केमिकल वगैरह मिलाया, तो ये भी बहुत महंगा हुआ, लेकिन ये बढ़िया भी था। ठीक है, तो कुछ चल भी गया। अब लास्ट इसमें आया तीसरे नंबर पे क्या है, विस्कोस। विस्कोस कब आया, 1892। पहला वाला नाइट्रोसेलुलोज 1884 में किसने बनाया था, जॉर्ज एडमर्स ने, सेलुलोज, नाइट्रोजन और सल्फर को मिलाकर। क्या प्रॉब्लम हुई कि ये बहुत खर्चीला हो गया। फिर सेकंड आया 1890 में, मतलब 6 साल बाद, LH डेसविजिल के द्वारा 1890 में, जिसे अमोनिया सिल्क भी बोला जाता है। इन्होंने सेलुलोज के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडा ऐश मिलाया और फिर कुप्रामोनियम को बनाया, लेकिन ये क्या था, ये भी बहुत महंगा था, लेकिन अच्छा भी था। फिर आया विस्कोस, ये कब आया, 1890 के बाद 2 साल बाद, 1892 में। किसने इसको डेवलप किया था, क्रॉस एंड मिडल ने। इन्होंने क्या किया था, सेलुलोज, क्योंकि इसमें देखिए हर जगह सेलुलोज मतलब कि प्राकृतिक रेशे का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैन मेड था, लेकिन पूरी तरह से केमिकल नहीं था, पूरी तरह से केमिकल नहीं हुआ था। तो सेलुलोज के साथ इन्होंने क्या मिलाया, फिर कास्टिक सोडा मिलाया, NaOH, कास्टिक सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया, लेकिन ये कम खर्चीला था, ठीक। तो ये हमने बेसिक पढ़ा है, अभी हम इसके बारे में डिटेल धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जब। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने पढ़ लिया मैन मेड के बारे में। तो ये हो गया मैन मेड फाइबर। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, सेकंड क्या है, कृत्रिम रेशे में सेकंड क्या है आपका, मानव निर्मित रेशा, और दूसरा रासायनिक रेशा। रासायनिक रेशे को सिंथेटिक रेशा भी बोलते हैं। सिंथेटिक बोलते हैं ना, सिंथेटिक कपड़ा है, मिक्स है, फैक्ट्री में बना है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको थर्मोप्लास्टिक भी बोलते हैं, और बोलते हैं इसको थर्मोप्लास्टिक। ये जैसे कपड़े होते हैं, ये गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जब ऐसे कपड़ों को गर्म किया जाता है तो कपड़े सिकुड़ जाते हैं। ठीक, अभी ये हमने बेसिक सारी हमने जानकारी ली। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है क्या, कपास। तो आज का हमारा टॉपिक था कपास, जिसे डिस्कस करने में ज़्यादा समय लग गया, बेसिक डिस्कस करने में।
खैर अब हम कपास पे बढ़ते हैं, लेकिन एज अ इंट्रो हम केवल थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसकी तो पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये तो उसकी प्रोसेस है जो अभी हमें नहीं पढ़नी है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कपास। तो कपास क्या होता है? कपास एक प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, जो हमने पढ़ा। कपास क्या है? कपास प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। किससे मिलता है? पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले रेशे को क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशा कहते हैं। तो यह इसे सफ़ेद सोना, यूनिवर्सल फाइबर, मानव मित्रवत रेशा, किंग ऑफ फाइबर भी कहा जाता है। इसे कई सारे नाम दिए जाते हैं। सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना, किंग ऑफ फाइबर, किंग ऑफ फाइबर। माफ़ कीजिएगा, इसकी पीपीटी पूरी बन नहीं पाई थी, इसलिए मैंने ऐसे डिस्कस किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से पीपीटी तैयार करके डिस्कस करेंगे। तो ये आपको नोट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके इसको नोट्स भी बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। मतलब कपड़ों का, मतलब फाइबर का भी ये राजा होता है, रेशों का राजा इसे बोलते हैं। मानव मित्रवत रेशा, क्योंकि ये मनुष्य का दोस्त होता है। सूती कपड़ा कैसा होता है? बहुत रिलैक्स फील होता है। ताकि इस कपड़ों से क्या होता है, आपका शरीर हवा पाता है, अंदर लग जाती है, हवा का आर पार होना महसूस होता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे यूनिवर्स फाइबर भी कहते हैं, यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं, यानी कि सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? यह अरेबिक भाषा के क्यूटॉन शब्द से बना है, ठीक है। क्यूटॉन शब्द से बना है। लगभग 5000 साल पहले यह देश में प्रयोग लाया जा रहा है। यह वनस्पति जगत से पहला प्राप्त होने वाला है। किससे बनता है? अभी हमने डिटेल में पढ़ा था ना। कपास किससे बनता है? कपास बीज से बनता है। इसका पेड़ होता है, उसके बीज से यह बनता है। इसका फसल चक्र कितना होता है? इसका फसल चक्र, इसका फसल चक्र 200 दिन होता है, अर्थात लगभग 1 साल से कम, या कह सकते हैं लगभग 1 साल का समय लगता है इसकी फसल पूरी होने में। तो इसका जन्मदाता क्या है? इसका जनक कौन है? किसने इसको शुरुआत किया था कपास पैदा करना? भारत ने ही शुरू किया था। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये होता है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है। तो इन राज्यों में कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन, अगर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? उत्पादन करता सर्वाधिक, तो वो आपका नाम आता है अमेरिका। अमेरिका को शॉर्ट में लिखते हैं यूएसए, और पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका उत्पादन करता कौन है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला यूएसए, यानी कि अमेरिका। इसकी जलवायु क्या है? इसकी जलवायु क्या है? किस जलवायु में ये पैदा होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु में, जहाँ ये जलवायु पाई जाती है वहाँ पे इसका उत्पादन होता है। और यह क्या होती है? यह काली मिट्टी में उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी होती है ना, दक्षिण भारत में ज़्यादा पाई जाती है, जिसे हम रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। तो दक्षिण काली मिट्टी में यह उपजने के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि यह मिट्टी क्या होती है? क्षारयुक्त होती है, ठीक है। इसके पेड़ की लंबाई कितना होता है? पेड़ कितना लंबा होता है? पेड़ 5 से 6 फीट का लगभग लंबा होता है, ठीक। 5 से 6 फीट इसका पेड़ लंबा होता है, जबकि कपास का रेशा, पेड़ इसका 5 से 6 फीट लंबा होता है और इसका रेशा 2 से 2.5 इंच लंबा होता है। इंच पीछे हमने पढ़ा था ना, इंच क्या है? इंच का मतलब ये क्या है? स्टेपल है,
इसको स्टेपल कहेंगे। ठीक, और कपास के रेशे का मापन इंच में होता है। यह एक स्टेपल रेशा है। सबसे पहले 1818 में कलकत्ता में इसका कारखाना स्थापित हुआ था। 1818 में कलकत्ता में कारखाना खोला गया इसका सबसे पहले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही डिस्कस कर। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम अपने होम साइंस की सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने इससे पहले क्या किया है, फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब आहार एवं पोषण विज्ञान का, आहार एवं पोषण विज्ञान का कितने टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने टेक्सटाइल के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। टेक्सटाइल में हमने क्या अभी डिस्कस किया कि रेशा क्या है, और रेशा के बाद हमने पहला टॉपिक उठाया है कपास। तो आज कपास को हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, और आज कपास पे हम प्रैक्टिस करेंगे 30 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, रेशा क्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि रेशा क्या है। पाच्य कार्बोहाइड्रेट, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट, आंशिक पाच्य कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो ये जानिए जो रेशा निकलता है वो कैसा होता है, क्योंकि हम जनरली पढ़ रहे हैं तो इसमें केमिकल वगैरह सब नहीं आएंगे। पहले हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स की बात करें तो यानी कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले। तो वनस्पति जगत में जो प्लांट्स हमें रेशा देते हैं, तो पहली चीज़ तो ये जानते ही होंगे आप कि जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अर्थात कार्बोस के रूप में अपने भोजन का संचय करते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और रेशा किससे प्राप्त होता है, वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है क्या पाच्य कार्बोहाइड्रेट है कि अपाच्य है कि आंशिक अपाच्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट ऑप्शन तो कट जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट में चेक करते हैं। देखिए, जो पाच्य कार्बोहाइड्रेट होगा वो तो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, हम उसे खाने पीने में यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ आंशिक अपाच्य भी हम उसे पका लेते हैं किसी तरह और फिर से पचा सकते हैं अपने बॉडी में। लेकिन जो अपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है इसे पचाया नहीं जा सकता है, मतलब इसे डाइजेशन प्रोसेस में शामिल नहीं होते हैं। तो रेशा किस तरह का फाइबर होता है, किस तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका। रेशा जो फाइबर होता है आपका अपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे पचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेशा है एक अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है, अपाच्य ना पचने वाला कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है, मतलब उसकी क्वालिटी खराब है। खुरदरा और मोटा कपड़ा, पतला और चमकदार कपड़े, पारदर्शी, मध्यम और मुलायम। देखिए, खुरदरा मोटा भी एक बार चल जाएगा। ठीक है, जैसे खादी टाइप में या कोई मोटे कपड़े ज़्यादा आते हैं तो लोग पहनते हैं, ठंडी में भी यूज़ हो जाएगा। पतला चमकदार, ये भी फैंसी होते हैं, जो पर्पज़ के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से चमकदार कपड़े भी चल जाते हैं, पतले कपड़े गर्मी में चल जाते हैं। मध्यम और मुलायम ये तो सबसे बेस्ट होते ही हैं। तो पारदर्शी कपड़े सबसे खराब होते हैं, जिनका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे कपड़ों का अगर आप पहनोगे तो इसके होने ना होने का क्या मतलब बनता है। ठीक है, तो ये लगेगा ही नहीं कि कपड़े का मतलब है। पारदर्शी मीन्स क्या होता है, पारदर्शी का अर्थ होता है आर पार हो जाना या दिखाई देना। तो ये क्या है, पारदर्शी ही सबसे खराब कपड़ा होता है निम्न ऑप्शन में से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो कल हमने, इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो हमें रेशा मिलता है वो 3 जगह से प्राप्त होता है। कौन कौन, एक होता है वनस्पति जगत से, और एक होता है जंतु जगत से, और तीसरा होता है खनिज। तो हम इसमें पूछ क्या रहा है, बीज। तो बीज तो पेड़ पौधों में होता है, तो यहाँ वनस्पति जगत से 3 जगहों से प्राप्त होता है। एक होता है बीजों से प्राप्त रेशा, पत्ती से प्राप्त रेशा, और तने से प्राप्त रेशा। तो बीज से प्राप्त रेशा कौन है, हमें ये बताना है। तो कापोक, कपास, रेशम,
क और ख दोनों। तो कापोक क्या होता है? कापोक बीज से ही प्राप्त होने वाला रेशा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। पर इसमें क्या है कि कापोक के कपड़े नहीं बनते। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऐंठन नहीं दी जा सकती है, इसमें ऐंठन नहीं बनती है, इसलिए इसके कपड़े नहीं बन पाते हैं। फिर कपास, कपास भी बीज से बनने वाला रेशा है, ये भी हमारा सही है। तो इस हिसाब से आपका क और ख दोनों ऑप्शन सही है। आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन घ, क और ख दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कपास के तंतु को कहते हैं, मतलब कपास का जो फाइबर होता है उसको हम अदर किस नाम से जानते हैं? ठीक है, सुवर्ण तंतु, मानव मित्रवत रेशा, सफ़ेद स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मानव मित्रवत रेशा क्यों बोला है? क्योंकि ये गर्मी में और ठंडी में, स्पेशली गर्मी में क्या करता है कि यह इंसान के शरीर की गर्मी को दूर करता है, हवा आर पार होती है, तो ये क्या होता है? ह्यूमन फ्रेंडली होता है, तो इसे मानव मित्रवत रेशा कहा जाता है। क्योंकि इसमें नमी सोखने का गुण होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा कपड़ा होता है कि यह शरीर को भी है, मतलब कि बेनिफिशियल होता है शरीर के लिए, इसलिए इसे मानव मित्रवत रेशा, ह्यूमन फ्रेंडली रेशा कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण भी इसे कहते हैं। तो इसमें तो 2 ऑप्शन राइट हो गए, ऑप्शन ख होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा होगा कि कपास के तंतु को नहीं कहते हैं निम्न में से। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए था कि कपास के तंतु को नहीं कहते हैं। तो कपास के तंतु को इसमें नहीं कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुवर्ण तंतु। नहीं कहते हैं सुवर्ण तंतु, क्योंकि सुवर्ण तंतु तो कहते हैं जूट को। ठीक है, सुवर्ण तंतु मतलब सोने जैसा तंतु, जूट को कहते हैं। और सफ़ेद स्वर्ण, सफ़ेद स्वर्ण दोनों में अंतर देखिए, ये केवल सोने जैसे तंतु की बात कर रहा है, तो ये जूट है। और सफ़ेद स्वर्ण मतलब कि सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहते हैं किसको? ये भी कपास को कहते हैं, मानव मित्रवत रेशा। और सफ़ेद सोना भी कहते हैं कपास को, यानी कि कॉटन को। तो इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है? कपास के तंतु को नहीं कहते हैं सुवर्ण तंतु। ठीक है, कपास के तंतु को सुवर्ण तंतु नहीं, बल्कि जूट के तंतु को सुवर्ण तंतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पर। दीर्घाकार तंतु को किस में मापा जाता है? मीटर में, इंच में, सेंटीमीटर में। सेमी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, इनमें से कोई नहीं। तो जो दीर्घाकार तंतु होता है, मतलब इस किस तंतु को हमने पढ़ा था ना, लंबाई के आधार पे, लंबाई के आधार पे 2 प्रकार के तंतु होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका दीर्घाकार, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और एक होता है स्टेपल, जो कि लघु आकार के होते हैं। तो दीर्घाकार तंतु अर्थात फिलामेंट, फिलामेंट को किस में मापा जाता है? फिलामेंट को किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, मीटर में, इंच में, सेंटीमीटर में, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घाकार तंतु को मीटर में मापा जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जब डिस्कशन किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि फिलामेंट को हम मीटर में नापते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से स्टेपल नहीं है, निम्न में से स्टेपल नहीं है। स्टेपल नहीं है पूछ रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है? फिलामेंट है। तो रेशम, कपास, रेमी, लिनन। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर इसमें पूछ रहा है स्टेपल नहीं है, मतलब कि वो फिलामेंट है, तो फिलामेंट की क्वालिटी क्या है कि रेशम को छोड़कर, रेशम को छोड़कर शेष सभी जो प्राकृतिक होते हैं, शेष प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? प्राकृतिक फिलामेंट नहीं होते हैं। अर्थात केवल रेशम ही है जो फिलामेंट होता है, बाकी
सारे कृत्रिम जो होते हैं, कृत्रिम रेशे, वो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टेपल नहीं है, फिलामेंट है, तो वो है रेशम। और ये सब क्या है? ये सब है आपके स्टेपल, क्योंकि ये सब प्राकृतिक रेशे हैं, मतलब वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। रेयॉन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रेयॉन, फादर ऑफ रेयॉन। तो फादर ऑफ रेयॉन किसे कहा गया है? चार्डोनेट को, एडमर्स, विस्कॉस, इनमें से कोई नहीं। तो रेयॉन का जन्मदाता हमने पहले पढ़ा था कि फादर ऑफ रेयॉन किसको कहा गया है? चार्डोनेट को। ठीक है, ये आपका सीधा सा आंसर हो गया ऑप्शन का, चार्डोनेट। तो पहले इसके 3 हमने पढ़े थे ना, कि रेयॉन के 3 टाइप बने थे। पहला था नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज। ये किस ईयर्स में बना था? इसको एडमर्स ने खोजा था, बनाया था। किस ईयर में? 1884 में। उसके बाद 1890 में, 6 साल बाद, फिर वेस्ट विजिल ने क्या बनाया था? कुप्रामोनियम सिल्क, कुप्रामोनियम। और फिर 2 साल बाद 1892 में क्या बनाया था? विस्कॉस। तो विस्कॉस एक कपड़ा है, ना कि किसी आदमी का नाम। तो विस्कॉस एक रेयॉन का टाइप्स है, जो 1892 में डेवलप किया गया था। तो इसमें पूछ क्या है? रेयॉन का जन्मदाता। तो इसका राइट आंसर होगा काउंट डी हिलेरी चार्डोनेट, इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रेशे का वह गुण बताना है हमें जिसमें रेशों को दबाने के बाद छोड़ देने पर पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें दबाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लचीलापन, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, तनाव सामर्थ्य। तो देखिए, इसमें प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, दबाना मतलब द, और स्कंदता का द, दोनों में द आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ग। और प्रतिस्कंदता का मतलब क्या है? जब आप किसी कपड़े को दबाते हो तो फिर उसके बाद जब छोड़ देते हो तो वह फिर से अपने ही रूप में आ जाता है, तो वो क्या होता है? वो आपका रेशा है। ठीक है, आप किसी धागे को दबाओ कि वो पतला हो जाए, जो भी हो जाए, थोड़ा सा वो लचीलापन होगा या कुछ, तो फिर क्या होगा? वो दबेगा? नहीं दबेगा, क्योंकि कॉटन एक ऐसा कपड़ा है, कपास में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए कैसा है कपास? कपास के जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? अपने निश्चित आकार में ही होते हैं, उन्हें खींचा नहीं जा सकता, ना दबाया जा सकता, वो खींचेंगे नहीं। तो ये वाला जो गुण होता है कि आप उसे दबा दो तो वापस पूरा अपने आयतन में आएगा, या उसे खींचो, प्रत्यास्था का मतलब होता है खींचना। ठीक है, अगर आप उसे खींचोगे और फिर वो अपने रूप में आ जाए, तो ये क्या होता है? ये दोनों चीज़ उसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पर। कॉटन शब्द किस भाषा के शब्द क्यूटोन से लिया गया है? क्यूटोन से लिया गया है। इंग्लिश देख लेते हैं, क्यूटोन। तो इंग्लिश को ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यूटोन लिखते हैं, क्यूटोन बोलते हैं। ठीक, तो कॉटन शब्द क्यूटोन शब्द से लिया गया है, लेकिन ये किस भाषा का शब्द है हमें ये बताना है। ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी। तो जनरली लोग ग्रीक और लैटिन पे ही जाते हैं, लेकिन ये किससे लिया गया? यह अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। क्या अर्थ है? जीते गए प्रदेश में पाया गया पौधा, क्यूटोन। ठीक, और प्रोटीन शब्द किससे लिया गया? प्रोटीन जो शब्द है वह आपके ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रोटीन शब्द वो शब्द क्या है? प्रोटियस, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला या प्रथम स्थान ग्रहण करना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें मिलान करना है। तो सूची 1 दी है और सूची 2। कपास, तो कपास किससे प्राप्त होता है? कपास बीज के कोए से प्राप्त होता है। तो आ का 2,
जब आपने पहला ही ढूंढ लिया तभी आपका राइट आंसर ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन का। फिर भी हम आगे देखेंगे। अनानास, अनानास किससे प्राप्त होता है? तो अनानास आपका प्राप्त होता है ब का 3, पादप के पत्ते, मतलब पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, पत्तों से प्राप्त होता है अनानास। इसको, अनानास का जो ये प्लांट होता है, इससे रेशा जो बनता है उसे पीना बोलते हैं, उसे बोलते हैं पीना। ठीक। फिर अलसी से, 100 का 1, अलसी क्या है? ये तने से प्राप्त होता है। फिर नारियल की जटा, जिसे हम बोलते हैं क्वायर, कोयर, तो ये जो जटा वाला रूप होता है, जटा वाला नारियल, उसकी जो ऊपर की खोल होती है, छिलका होता है, उसी को बोलते हैं नारियल की जटा, कोयर, फलों का छिलका। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क। ऑप्शन 11 का, क्वेश्चन 11 देखते हैं। जूट एक रेशा है। जूट को पूछ रहा है किस प्रकार का रेशा है, क्योंकि हमने इसकी डिटेल नहीं पढ़ा, लेकिन हमने पीछे पढ़ा है समरी में कि रेशा क्या है, कितने टाइप्स के, उसमें हमने पढ़ा था जूट के बारे में। तो रासायनिक रेशा है? नहीं। तने का रेशा है, कोए का रेशा है, जानतव्य रेशा है। तो जानतव्य का मतलब क्या होता है? जंतु रेशा। तो जंतु से तो प्राप्त हो नहीं रहा। अब बचा आपका तना और कोया। तो कोए का रेशा जो है, ये तो कपास है ना, हम तो कपास पूरा चैप्टर पढ़ लिए, तो ये तो कपास का रेशा है कोए का। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचा? तने का रेशा। तो जूट तने का रेशा है, मतलब तने से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कपास के कोए से बीज अलग करना, कोए से बीज अलग करना कौन सी विधि होती है? कपास में पूछ रहा है। गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग, फिनिशिंग। ठीक है। तो इसीलिए हमने कल कहा था कि आप इंग्लिश को देखना है, ये नहीं कि उसको स्किप कर देना है कि टफ लग रही है, नहीं याद हो रहा है, तो आपको इसकी ट्रिक बनानी है। तो गिनिंग प्रोसेस जो होती है, यह किस में होती है? यह आपके कॉटन में, कपास की उत्पादन की प्रक्रिया में गिनिंग प्रोसेस होती है। ठीक है। तो गिनिंग में ही कोए से बीज को हम अलग करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन का गिनिंग, जिसमें क्या है? कोए से बीज को अलग करना, अर्थात भिनौले निकालना। फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बेलिंग, इसको भी समझ लेते हैं। बेलिंग का मतलब होता है गांठें बांधना। फिर उसके बाद क्या है? कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या होता है कि आप जैसे बालों को कंघी करते हो उसकी उलझन को दूर करने के लिए, उसी तरह आप सारे रेशों को लंबे लंबे में समानांतर करते हो एक दूसरे के, ताकि उलझन दूर हो जाए, इसलिए आप उसे कंघी करते हो, कॉम्बिंग करते हो। और फिनिशिंग क्या होती है? फिनिशिंग का मतलब होता है परिसज्जा, चमक लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए उसमें जो परिसज्जा की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, उसे बोलते हैं फिनिशिंग या परिसज्जा। तो मर्सराइजिंग प्रोसेस उसमें हमने पढ़ा था ना, मर्सराइजिंग यह परिसज्जा किसमें की जाती है? कपास में सिकुड़न को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। आर्द्रता का सिंपल अर्थ है नमी। तो सबसे अधिक नमी को अवशोषित करने वाला गुण किसका होता है? सूती रेशे में, सिल्क में, रेयॉन में, ऊन में। तो ऊन तो हम ठंडी पहनते हैं ताकि हमें गर्मी का एहसास हो, तो ये तो नहीं होगा। रेयॉन कैसा होता है? ये भी सेलुलोज होता है, लेकिन ये सूती नहीं होता, ये भी नहीं होगा। फिर सिल्क रेशा, सिल्क भी नहीं होगा, सिल्क मतलब रेशम, तो सूती। सबसे अधिक नमी अवशोषण का गुण किसमें होता है? या मतलब कि आपका पसीना सोखने का गुण किसमें होता है? तो वो सूती रेशे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? ठीक है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? रेशम, रेशमी कपड़े, फिर उसके बाद दिया है आपका सूती कपड़े, नायलॉन, टेरिकॉट। तो इसमें क्या है कि पहले तो आपको जानना है क्षार, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जो आप जीरो से 7 और 7 से 14 तक pH पैमाना होता है। ठीक है। तो 0 से 7 अगर कोई पैमाने पे pH आ रहा है, इसे pH बोलते हैं, pH।
तो इसे बोलते हैं अम्ल। अगर 0 से 7 के बीच किसी का pH मान आ रहा है तो वह अम्ल होगा। अगर 7 है तो वह उदासीन है, अर्थात ना उसमें अम्लीय गुण है ना ही वो क्षारीय है। और 7 से 14 अगर आ रहा है तो क्या है, क्षार है। ठीक है, तो क्षार से क्या होता है कि क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको जल में मिलाना, जब क्षार को जब हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, pH मान बढ़ जाता है 7 से ज़्यादा जल में मिलाने पर। ठीक है, तो क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, BASE। जैसे आप कपड़े धोने का साबुन होता है, सर्फ होता है, डिटर्जेंट होता है, तो इससे क्या होता है, इसमें क्षार होता है। साबुन में, डिटर्जेंट में, सर्फ में क्षार पाया जाता है। तो ये क्या करता है, कपड़ों की धुलाई करता है, सफाई करता है। तो इसमें क्षार जो होता है, कास्टिक सोडा, वो एक क्षार है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? तो ऑप्शन दिया आपका रेशमी, सूती, नायलॉन, टेरिकॉट। तो हमने इस कपास के बारे में जब पढ़ा था तो उसी में पढ़ा था हमने कि कपास को क्षार से हानि नहीं पहुंचती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सूती। सूती अर्थात कॉटन। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कपास के रेशे की लंबाई है 5 से 6 इंच। जो आपका बना हुआ है ना कॉमा जैसा ही, इसे बोलते हैं हम इंच। और इंच होता है तो किसे कहते हैं, मतलब कि लंबाई के आधार पे यह किस प्रकार का रेशा है, इंच में जिसे मापा जाता है वो स्टेपल कहलाता है, स्टेपल रेशा। ठीक है, तो यानी कि कपास क्या है, स्टेपल है, क्योंकि सबके आगे इंच लगा है। फिर 4 से 5 इंच, 1.5 से 2 इंच, 6 से 7 इंच। तो कपास के रेशे की लंबाई 1.5 से 2 इंच होती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ग। और इसके पेड़ की लंबाई कितनी होती है, इसके पेड़ की लंबाई 5 से 6 फीट होती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कपास का रासायनिक नाम है? फाइब्रिन या फाइब्राइन? नहीं। केराटिन, सेलुलोज, पॉलीमर्स। तो जो कपास है इसका रासायनिक नाम, क्योंकि पहले बताइए कपास में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों में क्या होता है, सेलुलोज। हमने कई बार पढ़ा कि सेलुलोज होता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और सेलुलोज से ही क्या बनता है, आपका कपास बनता है। तो यहाँ पे कपास का रासायनिक नाम क्या है, सेलुलोज है। और केराटिन क्या है, केराटिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिन भी एक प्रोटीन होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है? मतलब जब कोई वस्त्र बनता है तो कैसे बनता है, हमने एक प्रोसेस देखी थी ना, कि पहले आपका रेशा होता है, रेशे से क्या बनता है, फिर आपका धागा बनता है यानी सूत, और फिर बनता है कपड़ा, और फिर उसके बाद आप बनाते हो अपने पहनने के लिए गारमेंट्स वगैरह, कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े। ठीक, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, रेशा। रेशे को हम तंतु भी बोलते हैं और धागे को हम सूत भी बोलते हैं। तो पहला आपका इसमें क्या है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन क, तंतु। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है? अब जिसमें पूछ रहा है जलवायु कैसी होनी चाहिए जिसमें कपास की खेती अच्छे से हो सके। तो पहले तो हमने जब डिस्कस किया था तो ये भी पढ़ा था कि किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो कपास की मिट्टी कैसी मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त रहती है, काली मिट्टी। और कैसे, क्षार युक्त मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। और ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हमारे देश में। हमारे देश में जो दक्षिण भारत की मिट्टी है ज़्यादातर वो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। अब पूछ क्या रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट जलवायु क्या है। क्लाइमेट, शीतोष्ण जलवायु? नहीं। शीत जलवायु? नहीं। शीतोष्ण का मतलब इसमें शीत और उष्ण, ठंडा गर्म दोनों, और इसमें शीत। और इसमें कह रहा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और टुंड्रा। तो टुंड्रा तो ये एकदम बर्फीले
क्षेत्रों में होता है, जैसे आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, ध्रुवों पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ग। उष्णकटिबंधीय जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम सूती मिल का कारखाना कहाँ खोला गया? मुंबई में, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता। तो भारत में सर्वप्रथम कब? 1818 में सूती मिल का कारखाना कोलकाता में खोला गया था। कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल, इस वर्तमान में पश्चिम बंगाल की यह राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, सूती कपड़े की सिकुड़न किस प्रक्रिया के द्वारा कम की जाती है? फेल्टिंग के द्वारा, मर्सराइजिंग के द्वारा, सैनिटाइजेशन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि मर्सराइजिंग एक प्रोसेस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख, जो कि कॉटन पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था मतलब सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? नागपुर अर्थात महाराष्ट्र, सूरत कहाँ पे है? गुजरात, नागपुर है महाराष्ट्र में, सूरत गुजरात में, माटोंगा आपका महाराष्ट्र में, और इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका स्थापित किया गया है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का। और माटोंगा यह भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पे कपास विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। प्रयोगशाला की स्थापना की गई है माटोंगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन, मतलब हमें तारीख बतानी है, कपास दिवस मनाया जाता है? 8 नवंबर, 8 अक्टूबर, 9 नवंबर, 9 अक्टूबर। तो ये कपास दिवस कब मनाना शुरू किया गया था? कपास दिवस आपका 8 अक्टूबर 2019 को मनाना शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, 8 अक्टूबर कपास दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते। कस्तूरी क्या है? एक प्रकार का धातु से बनाया गया आभूषण है। कोई आभूषण नहीं है, ये कट करो। हीरा है? नहीं। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा निकाला गया एक ब्रांड है या कपास की प्रजाति है। अमूमन लोग कपास की प्रजाति लगाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यह ऑप्शन गलत है। तो यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया एक ब्रांड है जो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार में वह अदर देश, जैसे अन्य देश है ना, अमेरिका, मिस्र, जिनके यहाँ अच्छे से उत्पादन होता है कपास का, उनके साथ ये क्या करेगा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में आएगा। ठीक है, तो यह कस्तूरी किस तरह का, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, या क्या है, कस्तूरी कपास ही है, मतलब कि सूत है, कपड़ा है, जो कपास का एक ब्रांड है। ठीक है, किसका? कपास का ब्रांड है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी चमक बहुत अच्छी है, और ये विश्व में भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत की तरफ से पेश किया गया ब्रांड है। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सूती कपड़े पर ब्लीच किया जा सकता है? ब्लीच हिंदी में हम बोलते हैं इसको विरंजक। तो सूती कपड़े पे हम ब्लीच तो करते ही हैं। अब क्या, किसके जरिए किया जा सकता है वो पूछा। टाइटेनियम क्लोराइड? नहीं। सोडियम क्लोराइड, NaCl? अगर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो पता होगा कि NaCl नमक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ये आमाशय में पाए जाने वाला एक एसिड है, ये आमाशय में रहता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बस इतना ध्यान देना कि इसमें हाइड्रो लगा हुआ है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन घ,
सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, तो सूती कपड़े पर ब्लीच किया जा सकता है किससे? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सूती कपड़े के रंग को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का, ये तो ब्लीच के लिए होता है, नमक फिटकरी का, नींबू का, इनमें से किसी का नहीं। तो सूती कपड़े में अगर आपको रंग पक्का करना है तो आप नमक फिटकरी का घोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि कपास पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस चीज़ का? अम्ल का, यस अम्ल का पड़ता है। पसीने का, यस उसका भी निशान पड़ जाता है। प्रकाश का, कपड़े का रंग हल्का पड़ जाता है या पीला पड़ जाता है, इनमें से किसी का नहीं। तो इसमें ऑप्शन ये होना था कि अम्ल, कपास पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये तो ठीक है, अम्ल का भी पड़ता है, पसीने का भी पड़ता है, प्रकाश का भी पड़ता है, तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये होगा उपयुक्त घ ऑप्शन हो आपका यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन घ। कपास पर अम्ल का भी प्रभाव पड़ता है, पसीने का भी प्रभाव पड़ता है और प्रकाश का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्षार का प्रभाव कैसे पड़ता है? हमने पीछे भी क्वेश्चन रखा, क्षार का अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छा होता है मतलब। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। नमी के गुण के कारण किसका प्रभाव देखा जाता है? तो कपास की बात कर रहे हैं तो कपास में पूछ रहे हैं। कपास में मतलब सूती वस्त्रों में नमी का गुण होता है, तो इससे क्या प्रभाव दिखता है? कपास, सूती कपड़ों पे कवक लग जाता है, शैवाल लग जाता है, फफूंदी लग जाती है या माइक्रोब। माइक्रोब का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। तो क्या होता है? नमी का गुण, सूती कपड़े में पसीना सोखने का गुण होता है। ठीक है, हम पहने रहते हैं और फिर उसके बाद उसको कपड़े को आप वैसे ही टांग दो और कई दिन तक पड़ा है और बहुत आपको धूप नहीं लग रही है, उसी में वो कपड़ा रह रहा है, सीलन के बीच है, तो क्या होगा? उस पर फफूंदी लग सकती है। ठीक है, तो फफूंदी का प्रभाव देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं हम। गीली अवस्था में कपास की मजबूती पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सूती कपड़ा गीला रहता है तो उसकी मजबूती कैसी होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है गीली अवस्था में जब कपास होता है, मतलब सूती कपड़ा जब गीला रहता है तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है। कितने प्रतिशत? 30% मजबूती बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण कपास का रंग हल्का भूरा होता है? वैसे तो सफ़ेद रंग का कपास होता है, लेकिन कभी कभी एक एलिमेंट जब ऐसा उपस्थित रहता है जिसकी वजह से उसका भूरा रंग, हल्का भूरा रंग हो जाता है, तो वही एलिमेंट तत्व आपसे पूछ रहा है। कार्बन, सेलुलोज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए, कपास का जो संगठन होता है, हमेशा कपास कैसे बनता है? आपके कार्बन, ऑक्सीजन, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये उसके संगठन तो रहते ही रहते हैं। फिर उसके बाद सेलुलोज भी पेड़ पौधों से मिलने के कारण सेलुलोज भी रहता है, लेकिन जब नाइट्रोजन की उपस्थिति हो जाती है तो उसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ग। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कपास का रंग हल्का भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। कपास में सेलुलोज की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है? 50%, 90%, 100%, उपस्थित ही नहीं होता। तो ये तो एकदम से गलत है। हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा, कपास सेलुलोज, कपास सेलुलोज। कपास का रासायनिक नाम ही है, कपास का रासायनिक नाम ही सेलुलोज है। तो 50% नहीं, 100% नहीं, 90%। कपास में सेलुलोज की मात्रा 90% होती है और बाकी क्या होते हैं? लगभग 5.8% जल होता है और बाकी जो 2% लगभग होता है क्या? अशुद्धि होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन का 90%। तो उम्मीद करते हैं कि आज के डिस्कशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली होगी। पास्ट आपका जो रिवाइज आपने पढ़ा होगा कभी भी, तो वो भी आपका रिवीजन हुआ होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो
चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।